बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स के आखिरी दो टॉपिक रह गए हैं, उसको अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज सेकंड लास्ट वीडियो है चैप्टर 21 की, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। देखने में टॉपिक बड़ा आसान है और है भी, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए और टाइम की बचत के लिए ना एक टेबल आपके लिए तरतीब दिया है। जितने भी एमसीक्यूज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, या फेडरल की बुक में है, या इंटरनेट पे मुझे जो भी मिले हैं, तो मैंने हर चीज़ से पंजाब, फेडरल, केपी के जो भी टेक्स्ट बुक बोर्ड से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उसको आपके सामने एक टेबल की शक्ल में लिख दी है। आपको इंशाल्लाह इस टेबल से बाहर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस टेबल के अंदर है और मैं आपको समझाऊंगा भी बारी बारी। तो आइए फिर आज का एक बड़ा ही जामिया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक फोर्सेस इन नेचर। नेचर कहते हैं कुदरत। तो जो नेचुरल फोर्सेस है ना बेसिक, बेटा वो 5 हैं। कौन कौन सी, आप ज़रा उनके नाम नोट कर लें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो। नंबर 1 पे है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बेसिक फोर्स, जिसको आप ग्रेविटी भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड नंबर 5 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चे ये नोट कर लें, देर आर 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको समटाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह देते हैं। बहरहाल बेसिक फोर्सेस 5 हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं। ज़रा तवज्जो करेंगे आप। बेसिक फोर्सेस 5 हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। अगर आपके पेपर में आए ना कि राइट डाउन द बेसिक फोर्सेस इन नेचर, तो आप इन पांचों का नाम लिखेंगे। और अगर आए राइट डाउन द फंडामेंटल फोर्सेस, तो 4 फंडामेंटल, एफ से याद कर लें। तो बेसिक फोर्सेस 5 हैं, फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं। देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वो कौन सी? बच्चे उसने पता क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन कर दिया है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के एक फोर्स बन गई है। तो अगर फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे ना, तो हम लिखेंगे पहली कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी इन दोनों को मिक्स करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग। तो ये 1 2 3 4। तो जब फंडामेंटल की बात करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके लिख देंगे, बाकी सारी यही हैं। तो आइए फिर अब इनका टेबल मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने उस टेबल को ज़रूर याद कर लेना, अपनी बुक पे भी बना लेना है, ताकि कोई भी एमसीक्यूज आपसे ना रहे। आप पहले ज़रा इसको नोट कर लें, ठीक है? तो जी बेटा, अब उस टेबल की बारी आ गई है। तो ज़रा ये देखें, सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया फोर्स का। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। पहली फोर्स हम कौन सी पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस 4 है ना, तो चारों में से ये सबसे वीक फोर्स ये वाली है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसके ऊपर एक्ट करती है? मैसेज के ऊपर। आपने इसका फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, आपको अगर याद हो, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने। F = G m1 m2 ओवर r²। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 2 मैसेज के बिटवीन एक्ट करती है, ठीक है। एंड नंबर 3 फोर्स कैरियर, मेडिएटिंग पार्टिकल्स या एक्सचेंज पार्टिकल। ये कौन से होते हैं? ग्रेविटॉन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ग्रेविटॉन क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखें, 2 मैसेज के दरमियान, एक ये मेरे पास पॉइंटर है, इसका मैस है m1। हर 2 मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये अगर मैं पॉइंटर इसको छोड़ता हूं तो ये कहां जाएगा? जमीन की तरफ। अब आप कहेंगे सर ये 2 पॉइंटर आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? जहन में सवाल तो आता है ना। यानी कि अगर 2 इंसान खड़े हों, एक का मैस m1 है, दूसरे का m2 है, तो वो आपस में इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रही?
बेटा उसकी वजह यह है कि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, जो हमारी ज़मीन है इसका मैस बहुत ज़्यादा है हम दोनों इंसानों के मुकाबले में। तो इसी वजह से जो इन दो पॉइंटरों के दरमियान अट्रैक्शन है ना, वो हमें महसूस क्यों नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम है, जबकि इसके मुकाबले में इस पॉइंटर को जो अर्थ है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़मीन की है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये नीचे को मूव करता है, आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, हालांकि होंगी। इसी वजह से अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, बेशक आप जहाज से छोड़ें, बेशक आप इधर अपने हाथ से छोड़ें, उसने आना नीचे को ही है। तो ग्रेविटी की वजह से होगी तो अट्रैक्शन ही। तो ये ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं, ज़रा ये तवज्जो करें। दो मैसेज है ना मेरे पास, एक M1 है और दूसरा M2 है बच्चे। अब इनके दरमियान है फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। M1 M2 एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इनके दरमियान जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं ना M1 M2, वो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं ग्रेविटॉन। मैं पहले कह रहा हूं हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल कहते हैं फर्जी, नजर नहीं आते। यानी कि मेरे पॉइंटर और अर्थ के दरमियान कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी। तो M1 M2 जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के साथ हमारी ज़मीन और पॉइंटर कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे, ये तो अनटच है ना एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी ग्रेविटी क्यों एक्ट कर रही है। बुकोला कहता है कि M1 इस पॉइंटर और अर्थ के दरमियान कुछ पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम ग्रेविटॉन कहते हैं। उन पार्टिकल्स का मैस जीरो होता है, मैस लेस है, चार्ज जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो है, चार्ज लेस है, और उनकी स्पीड कितनी होगी, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेविटॉन इज अ मैस लेस, चार्ज लेस, और स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेविटॉन हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। मीडिएटिंग कहते हैं सालिसी का किरदार अदा करना। जिस तरह दो बंदों के दरमियान कोई सुलह नहीं करवाता, मसलन दो बंदे आपस में लड़ पड़े हैं, तीसरा बंदा आके जो उनकी सुलह करवाएगा, तो वो जो तीसरा बंदा होगा ना, हम उसको कहेंगे ये मीडिएटिंग पार्टिकल है। तो M1 और M2 का आपस में जो राब्ता करवा रहा है ना, वो ग्रेविटॉन है, और ग्रेविटॉन को कहते हैं ये सुलह करवा रहा है दोनों के दरमियान। ये एक मीडिएटिंग पार्टिकल है, सालिसी का किरदार अदा कर रहा है दोनों के दरमियान। तो ग्रेविटॉन का अब आपको समझ आ गई होगी, इसीलिए इनको फोर्स कैरियर भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नोट करेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, इसकी रेंज लॉन्ग रेंज है, इनफाइनाइट है। आप जितनी मर्जी बुलंदी से चीज़ को फेंके, उसने आना नीचे ही है। तो इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज, और ये इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करती हैं, वो मैंने आपको बता भी दिया है। F इज G M1 M2/r²। दिस इज आल्सो कॉल्ड एन ग्रेविटेशनल लॉ विच इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्केयर लॉ। तो यस, इट ओबे द इन्वर्स स्केयर लॉ। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1। हमने एक स्केल बनाया है, इसकी स्ट्रेंथ 1 का मतलब है कि जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स ये वाली है, और ये रिस्पॉन्सिबल है स्टार्स एंड गैलेक्सीज के सी फिक्स्ड टू अर्थ। ये जो हमारे समुंदर अर्थ के ऊपर फिक्स हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। यू एंड मी, हमारे दो इंसानों के दरमियान, मैं और आप हैं, जो अर्थ के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओशियन टाइड्स, ये जो समुंदर की लहरें हैं, टाइड्स कहते हैं लहरों को, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। और इसकी नेचर कौन सी है, अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव नहीं है, इट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जितनी भी बातें थी आपने नोट कर लेनी है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के जो एक फोर्स बनी है ना बच्चे, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और याद रखिए, आपने चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। तो डेट इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एन लोरेंट्ज फोर्स। और इस पे मेरा एक अलग लेक्चर भी पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किन दो बंदों ने किया, फैराडे और मैक्सवेल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया।
और बेटा ये दोनों चार्जेस के दरमियान होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का तो आप जानते होंगे, कूलम्स लॉ का फार्मूला F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, याद है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद होगा आपको। बिल्कुल उसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना बच्चे, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको इस बेसिक चीज़ों का पता है, चैप्टर 12 और 14 में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये चार्जेस के दरमियान होती हैं Q1 Q2, आपने कूलम लॉ पढ़ा होगा, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड Q1, और ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड Q2। आपको याद है हम पढ़ते थे Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। अब वो जो रिपल्शन की फोर्स है वो हमें चार्ज रिपेल होता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन हमें वो फोर्स नज़र नहीं आ रही। तो चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान एक सुलह करवाने वाला कोई बंदा है, इसको धक्का देने वाला या करीब करने वाला कोई मीडिएटिंग फोर्स है। तो वो फोर्स कैरियर कौन सी है बच्चे, फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोर्स कैरियर क्या है, फोटॉन्स। इट इज आल्सो मैसलेस, चार्जलेस, एंड इट्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड इट्स कॉन्सेप्ट इज सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेम वही बातें हैं जो ग्रेविटॉन की थी, फोटोन का भी वही है, मैसलेस है, इसका कोई मैस नहीं है, चार्ज भी नहीं है, और इनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो जो हम कूलम लॉ में पढ़ते थे कि Q1 Q2 को रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव, तो अगर ये रिपेल करेगा ना, ठीक है, तो Q2 भी तो Q1 को रिपेल करेगा ना। तो ये एक्शन और रिएक्शन हम पढ़ते थे। अब Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हम R कहते थे, आपको याद होगा। अब ये जो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स हमें नजर नहीं आ रही, वो इनके दरमियान फोटॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर के तौर पर है, फोर्स कैरियर के तौर पर है, फोटोन, ठीक है। उसके बाद जी इसकी रेंज भी लॉन्ग रेंज होती है बच्चे, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। आप देख सकते हैं F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और इनकी जो स्ट्रेंथ है ना 10⁻37 होती है। अब इसका मतलब पता है क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ 10⁻37 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में। यानी कि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रेविटी से। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों की बच्चे, केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से होती हैं। जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। दरख्त, बिल्डिंग और हम, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन भी, कोहेसिव और एडहेशन, ये कोहेशन और एडहेसिव फोर्स आपने पढ़ी होंगी। ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, लेकिन अलबत्ता एक सिमिलर पार्टिकल्स के दरमियान होती है, एक डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान। तो बहरहाल अब इसका मैं डिफरेंस तो नहीं बताऊंगा आपको, आई होप के पता होगा। बहरहाल जी, और ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। मैंने आपको बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सेम मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। नंबर 3, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चे नोट करेंगे इनके दरमियान, ये किसके दरमियान एक्ट करती है, क्वार्क एंड लेप्टॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वार्क और लेप्टॉन क्या है, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर समझना पड़ेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, आखिरी टॉपिक है। तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्वार्क और लेप्टॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो मैं आपको डिटेल में उधर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर वाले में। उसके बाद ये इनके फोर्स कैरियर क्या है, W एंड Z बोसोन्स। बच्चे W का मतलब पता है क्या है, वीक फोर्स। ये W+ W- चार्ज होता है इनके ऊपर, और Z का मतलब है जीरो चार्ज। तो क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स कैरियर है वो W एंड Z बोसोन्स हैं। इनकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। और इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻17 टाइम है, वेरी शॉर्ट रेंज है बच्चे, इनकी रेंज बहुत कम है।
और ये इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करती, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है इट डज नॉट ओबे द इन्वर्स स्केयर लॉ। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है जी, 10⁻25 टाइम्स, किसके मुकाबले में, ग्रेविटी के मुकाबले में, ठीक हो गया। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी, बीटा डीके। वीक न्यूक्लियर फोर्स होती ही तब है ना जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। याद रखेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों को देखें ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्टेबल फोर्स है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो अनस्टेबल है। जब आपका न्यूक्लियस स्टेबल होता है ना, जब उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, जब न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होती जाएगी तो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल से अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये नहीं है कि फोर्स वीक है, इसका मतलब वो ये है कि वो स्टेबल से अनस्टेबल हो गया है आपका न्यूक्लियस। और आपने पढ़ा होगा बीटा डीके के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चे। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो फिर बीटा डीके होती है। और न्यूक्लियर डीके, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, अल्फा बीटा गैमा। बर्निंग ऑफ सन, तो सूरज के अंदर भी वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है आपका न्यूक्लियस। और ये हमेशा इसकी नेचर क्या है, इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स। और लास्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चे, नोट करें आप। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक थी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई आपसे पूछे ना फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स कौन सी है, तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जिसकी रेंज आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेंथ 10⁻42 टाइम्स है, इन सबसे ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किसके दरमियान होती है, ओनली क्वार्क। तो मैंने आपको बताया ना, क्वार्क और लेप्टॉन मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और ये फोर्स कैरियर क्या है बच्चे, ये हाइपोथेटिकल, फर्जी हैं, मैसलेस हैं, चार्जलेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो फोर्स कैरियर होते हैं ना, वो होते हैं ग्लूऑन्स, और ये बिटवीन द क्वार्क होते हैं। तो आपको ना ये क्वार्क, लेप्टॉन अगले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इनकी रेंज होती है 10⁻−15 मीटर, जिसको 1 फर्मी भी कहते हैं या फेम्टोमीटर भी कहते हैं। और इसकी रेंज होती है शॉर्ट रेंज। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है, वेरी शॉर्ट, और इसकी है शॉर्ट, ठीक है। और ये इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करती। रेंज हमने स्ट्रेंथ डिस्कस कर ली है। ये कब होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। और बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है ना, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वजह आपने पढ़ा ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए। तो क्या वजह है कि जब न्यूक्लियस के अंदर, आप जरा तवज्जो करें ना, कि हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को तो रिपेल करना चाहिए, तो वो रिपल्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि जब प्रोटॉन को रिपेल करता है ना बच्चे, तो इनके अगेंस्ट एक फोर्स होती है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो प्रोटॉन की रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेती हैं, जो कि आपके न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रखती हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपका न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, वरना तो रिपल्शन की वजह से वो न्यूक्लियस टूट जाएगा ना। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बचे, इनकी नेचर क्या है, इट इज़ आल्सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो बच्चे आई होप कि ये टेबल आपको समझ आ गया है। और अभी तक कोशिशें जारी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी कंबाइन किया किन्होंने, 1979 के अंदर ग्लेशू साइंटिस्ट था, वेनबर्ग और अब्दुल सलाम, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1979 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन किया, और उस फोर्स का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, और जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ का नाम भी दिया गया।
अभी मज़ीद कोशिशें जारी हैं कि किसी और फोर्स को भी हम कंबाइन कर सकें। तो बहरहाल आप बच्चे इसको पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अलबत्ता आपकी फेडरल की बुक में ना एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है जो कि मैंने इस टेबल में नहीं लिखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ का। मैंने स्ट्रेंथ को ज़रूर डिस्कस किया है, तो आप वो रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लीजिएगा। अलबत्ता आप इसी को कर लेना तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये इनकी ताकत ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं बच्चे, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, तो बेटा आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब एक ही लेक्चर रह गया चैप्टर 21 का, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दें। प्ले लिस्ट में जाके आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।